साथियों, जैसा कि आपने कल हमारा यूट्यूब चैनल पर हमने आपको स्वरों के बारे में पढ़ाया था। हमारा सबसे पहले हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था वर्णमाला। उसके अंदर हमने आपको कल वर्णमाला में वर्ण के बारे में, स्वरों के बारे में पहचान कराई कि कौन से स्वर कहाँ पर आते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनकी कैटेगरी क्या है, उनको किस किस कैटेगरी में क्यों रखा गया है, ये सब हमने आपको पढ़ाया। आज तो कल हमने आपका स्वर कंप्लीट करा दिया, आपका टॉपिक स्वर कंप्लीट हो गया था। आज हम आपका टॉपिक लेंगे व्यंजन। स्वरों के बाद व्यंजनों की बारी आती है। जैसे कि कल का आपने रिवीजन कर लिया होगा कि कौन से हमारे स्वर जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, आज हम आपको व्यंजनों के बारे में पढ़ाएंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, तो सबसे पहले हम उसका चार्ट बनाएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि हमारे 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं वो कहाँ पर आते हैं और उनको किस जगह से बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारी हेडिंग आज की होगी व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इस तरीके का चार्ट बना लेंगे। जैसे कि का वर्ग, का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। इनको हमें याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है क्योंकि ये सीधे सीधे होते हैं। पा वर्ग, जैसे कि का, जैसे कि हम वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें पहली लाइन आती है हमारी व्यंजनों की जहाँ स्टार्ट होते हैं का, फिर उसके नीचे वाली लाइन होती है च, फिर उसके नीचे ट, फिर उसके नीचे त, फिर प। तो सीधे ही वर्णमाला की तरह ही हमें लिखना है। अब इसके जो सामने व्यंजन होते हैं, क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये हमारे, आप ले लीजिए 5, 1 2 3 4 5, 5 एकम 5, 15 पंद्रह पंद्रह पंचम की पचम 25, ये हमारे 25 स्वर हो गए। ये सारे जो हमारे होते हैं ये स्पर्श व्यंजन है। ये कौन से हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। इनसे क्वेश्चन आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन से किस तरीके से है आता है। जैसे कि ठा दे दिया आपका, ये किस वर्ग में आता है, तो आप टिक करेंगे ट वर्ग में। जैसे कि द, ये किस वर्ग में आता है, तो आप टिक करेंगे त वर्ग में। अब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इनकी बोलने की आवाज कहाँ से आती है, तो वो चीज हम, इसीलिए हमने आपके लिए एक चार्ट बनवाया था कि आप यहाँ पर लिख सकें ये कहाँ से हो जाए। क, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे क, ता, म, दा और ओ। इसको हम इस तरीके से याद करें, क ताम दा ओ, क ताम दा ओ।
इस तरीके से हम लिख लेंगे, चार्ट बना लेंगे। यहाँ पर ये वर्ग लिख देंगे, किस वर्ग में है, कौन से अक्षर हैं। यहाँ क ता म दा ओ, इस तरीके से हम याद करेंगे। अब आप कहेंगे इनके लिखने का क्या मतलब है। अब हम देखेंगे, क से बनेगा कंठ, कंठ यानी कि गला आपका। ता से बनेगा तालु, मां से बनेगा मूधा, दा से बनेगा दंत, ओ से बनेगा ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब आप जानते हैं ओठ होता है, दंत का मतलब दांत होता है, मूर्धा जो होती है ये ऊपर, तालु भी ऊपर ही होता है। तो इस तरीके से ये वर्ग लिख दिया जाएगा, ये अक्षर जिस वर्ग में आते हैं वो लिख दिए जाएंगे इसके। और याद करने की ट्रिक यही है, आप टिक से याद कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। क ता म दा ओ, इस तरीके पहले पहले अक्षर आप इस तरीके याद कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन किस तरीके से आता है एग्जाम में कि ग, जो ग व्यंजन है या ग वर्ण है, उस वह कहाँ से बोला जाता है। वहां ऑप्शन दिए होंगे आपके, तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। अब चार में से आपको, अगर आपने ये चार्ट याद किया होगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये ग हमारा क वर्ण का है। और क वर्ग यानी कि पहला वर्ग, पहला वर्ग में हमारा हमने क्या याद किया था, क क ताम दा ओ, ये सबसे पहले आप लिख लेंगे, अपने लिख लेंगे वहां पर। फिर आपको याद आ जाएगा कि ग तो पहले वर्ग में आता है, पहले वर्ग में आता है यानी कि क आएगा हमारा। का से बनता है कंठ, तो आप याद हो जाएगा और आप सीधा इस पे ऑप्शन लगा के आएंगे कंठ पर, तो आपका ये सही हो जाएगा। अब ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसके 2 या 3 क्वेश्चन इस वर्ग से अवश्य ही आते हैं, आप ध्यान रखिए। जैसे कि आपका ट दे दिया, टा के बोलने की ध्वनि कहाँ से आती है, बोलने का तरीका क्या है, कहाँ से बोला जाता है। ऑप्शन दे दिए, कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो आप ट याद रखेंगे कि 1 2 3, क ट क च ट, यानी कि आपका तीसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है। यानी कि तीसरा वर्ग में आपने याद किया क ताम, यानी म से बना आपका मूर्धा, यानी कि मूर्धा ही इसका आंसर होगा। आप टिक करके आएंगे, आपका सही जाएगा। इसलिए ये चार्ट बना लीजिए और इसको इसी तरीके से लिखिए जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और क्वेश्चन आपका इससे जरूर आएगा, 2 या क्वेश्चन जरूर आते हैं इस चार्ट में से, और आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ये नोट कर लीजिए। ये हमारे इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों से 2 क्वेश्चन तो आप कंपलसरी मान लीजिए आते ही आते हैं हर परीक्षा में, इसमें भी आएंगे। और इसी तरीके से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनके बोलने की ध्वनि कहाँ से आती है, ये कहाँ से बोले जाते हैं। अब इसके बाद हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति, जो ना कि पूरी तरीके से स्वर होते हैं ना ही पूरी तरीके से व्यंजन होते हैं, उनको अंतस्थ, इसीलिए उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब इनकी संख्या हमारी 4 है। अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, जो ना पूर्ण तरीके से स्वर है ना ही पूरी तरीके से व्यंजन। उन अतः आधे स्वर होते हैं वो और आधे व्यंजन, मतलब ऐसा माना जाता है। स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनको अंतस्थ, बीच, मध्यस्थ की कड़ी माना जाता है। और जिनकी संख्या 4 होती है इन्हें सघोष वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। उनके 2 नाम है, एक अंतस्थ व्यंजन, एक सघोष। ये याद रखिए, सघोष वर्णों के नाम से भी कभी आ जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, या, र, ल, व।
कौन कौन से? या, रा, ला, व। अंतस्थ व्यंजन एक बार और रिपीट कर रही हूँ, जो अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या है 4, जिनकी संख्या है 4, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति, जो ना पूर्ण तरीके से स्वर है और ना ही पूर्ण तरीके से व्यंजन, अतः आधे स्वर और आधे व्यंजन ऐसा माना जाता है। इन्हें सघोष वर्णों के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से? या, र, ला और व। अब दूसरे हैं हमारे ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है। जो हमारे व्यंजन हैं हिंदी वर्णमाला में, उसमें अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है, ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या 4 है। इन वर्णों के उच्चारण में घर्षण के कारण जो वायु निकलती है, इसी वायु से ऊष्म वर्णों का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए, जो वर्णमाला के अलग अलग वर्ण हैं उनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। किसी की आवाज हमारी कंठ से निकलती है, किसी की हमारी तालू से जब टंग हमारी टकराती है तब निकलती है, किसी की कोई भी वर्ण बोलने में कभी हमारे ओठों का यूज होता है, कभी हमारे दांतों का उपयोग होता है। तब ऐसे ही जो श, 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 ह जो होते हैं, घर्षण होता है इन वर्णों के उच्चार में। घर्षण के कारण देखिए, आप इनको बोल के देखिए, श आवाज निकल रही है, श इसमें भी हवा निकल रही है तेज से, श इसमें भी हवा निकल, ह इसमें भी निकल रही है। तो इन वर्णों के उच्चार में घर्षण के कारण जो वायु निकलती है, इसी वायु के मतलब जितने भी वर्ण हैं हमारी वर्णमाला में, उनमें से सबसे ज्यादा जो हवा निकलती है वो इन शब्दों को बोलने, इन अक्षरों को बोलने पर ही निकलती है। इसीलिए इनको ऊष्म वर्णों का नाम दिया गया है। इन्हें अघोष वर्ण भी कहा जाता है। इनको सघोष कहेंगे, इनको अघोष कहेंगे, दोनों ही अपोजिट हैं। मान लीजिए यह अलावा सीधे आप बोल सकते हो इनको श, 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 ह। तो हवा जो है वो तेजी के साथ मुंह से बाहर निकल रही है। इनकी संख्या 4 होती है। ये तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं आपके पेपर में कि ऊष्म व्यंजन, जैसे कि ऑप्शन दे दिए गए आपको, उसमें से पूछ लिया जाएगा जैसे कि म, प, श, या। अब इसमें से आपसे पूछ लिया है ऊष्म व्यंजन कौन सा है या अघोष वर्ण व्यंजन कौन सा है, तो आपको श पर टिक लगाना है। इस तरीके से इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। जैसे कि अब संयुक्ताक्षर, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये मान लीजिए, एक क्वेश्चन आपको रखा ही मिलेगा संयुक्ताक्षर में। जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई स्वर न आए, वे व्यंजन वर्ण मिलकर एक नए वर्ण का निर्माण कर दें तो उसे संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे कि देखिए स्वर में मैंने आपको पढ़ाया स्वर की, स्वरों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से बोले। जैसे अ, इ, उ, उन्हें सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन व्यंजन जब भी लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसको स्वर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमने क, तो क प्लस अ, अब होगा का, ये हमारा व्यंजन है, इसको स्वर मिलाया तब ये हमारा पूर्ण व्यंजन बना। ठीक है, तो व्यंजनों को स्वर की जरूरत होती है तभी वो पूर्ण माने जाते हैं, नहीं तो ये ऐसा ही होगा। और जब हम आ मिलाएंगे, स्वर मिलाएंगे तब क होगा। ठीक है, और जैसे कि हमने ऐसा मिला दिया तो इसमें ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब दो व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई स्वर ना आए, तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो संयुक्ताक्षर है इसमें दो व्यंजन तो आएंगे लेकिन स्वर नहीं आएगा। दो व्यंजनों को मिलाकर एक नए व्यंजन का निर्माण होगा, ना कि स्वर को मिलाकर। जैसे कि ये छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं, इनकी भी संख्या हमारी 4 होती है। कितनी होती है? 4।
तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो अक्षर हैं हमारे, वर्ण हैं, इनका निर्माण किन किन व्यंजनों को मिलाने से होता है, ये क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं। ये चार ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आप देखिए जैसे कि क, जैसे छ, तो इसका निर्माण किससे हो रहा है, क। हलंत लगाना ना भूलिएगा, हलंत आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब हो गया कि ये जो क है इसमें आपने स्वर मिला दिया, जबकि हमें तो बिना स्वर का ही व्यंजन लिखना है ना। तो क प्लस श, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा छ बनता है। क्या बनता है, छ। त्र बनता है त, हलंत लगाना ना हम नहीं भूलेंगे, हलंत ये लगाना है, और त और र सेकंड वाले पर नहीं लगाना है हमको, ठीक है, लास्ट वाले पर नहीं मिलाना। इन दोनों को मिलाने पर हमारा छ बनेगा, त और र को मिलाने पर त्र बनेगा, और ज्ञ को ज, हलंत पहले उसमें लिखिए आएगा, ज और अय्या को मिलाने पर हमारा ज्ञ बनेगा। और जो श्रमिक है, जो हमारा श्रमिक है, ये आपके हर परीक्षा में एक क्वेश्चन इन चारों में से अवश्य ही आता है कि छ का निर्माण किन व्यंजनों को मिलाने से होगा, या ये व्यंजन दे दिए जाएं ये दोनों कि इनको मिलाने से कौन सा व्यंजन बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। संयुक्ताक्षर, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अयोगवाह। अयोगवाह मैंने आपसे जब स्वर पढ़ाए थे तब मैंने आपको लिखाया था कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। और ये उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पढ़ाए हैं, ऊष्म व्यंजन पढ़ाए हैं, संयुक्ताक्षर पढ़ाए हैं, और स्पर्श व्यंजन इससे पहले पढ़ाए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को कि कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म माने ही हवा होती है, ऊष्मा, ऊर्जा, ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा निकले, श, हवा निकल रही है, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ऊष्म जिसमें हवा निकले, श श श ह। संयुक्ताक्षर जो लास्ट की जो वर्णमाला होती है उसमें जो लास्ट के वर्ण होते हैं उनके पीछे के चार अक्षर होते हैं। कैसे ये बनेंगे ये आपको याद करने पड़ेंगे। त्रक ता आ रहा है, छ छ छ, क और श आ रहा है, ग ज और आ रहा है, श श श और रा आ रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं जो मैं आपको लिखाऊंगी। जैसे कि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है छ वर्ण हिंदी वर्णमाला में, छ वर्ण हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में क के बाद आता है, क के बाद आता है, देखिए अब आप ये कहेंगे का और इसका क्या संबंध है। छ है तो इससे पहले जो आएगा उसको होना चाहिए, तो ये का कहां से आ गया, ये का यहां से आया है। ये देखिए ये जो का है इससे आया है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि छ वर्ण हिंदी वर्णमाला में किस अक्षर के बाद आता है, तो ये का हम लिखेंगे, क के बाद आता है। इससे ही ऐसे हो जाए त, तो त्र वर्ण हिंदी वर्णमाला में यहाँ पे लिखेंगे त के बाद आता है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे ज्ञ,
ज के बाद आता है, और श्र हिंदी वर्णमाला में श के बाद आता है। ये याद रखिए, ये पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको इतना समझ में आ गया, मैंने स्पर्श व्यंजन पढ़ाए, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पढ़ाए, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर से तो ये मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका अवश्य ही आएगा। इसके बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? उन्हें उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण, जिनमें दो वर्ण समाहित हो, उन्हें उत्क्षिप्त या द्विगुण। जैसे कि अभी हम आपको बताएंगे कि हिंदी वर्णमाला में उनकी संख्या कितनी होती है और वे कहाँ पर यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ऐसे ही आते हैं, हिंदी वर्णमाला से ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। पूछा जाता है कि इन व्यंजनों को मिला के कौन सा व्यंजन बनेगा, या फिर ये किस वर्ग में आ रहे हैं, या फिर उनके बोलने की जगह कहाँ से बोले जाते हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया है, कताम दाओ याद कर लीजिए, और उससे आपका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर ही आएंगे वर्णमाला से। ये मान लीजिए हर परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इस तरीके से याद करेंगे तो एक भी आपका मिस नहीं होगा और आप इसके सही आंसर दे पाएंगे। अब यह है द्विगुण। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उनको द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में एक जैसे दो वर्ण व्यंजन, एक वर्ण के ही दो रूप यूज किए जाते हैं, इस वजह से किया जाता है। जैसे कि इनकी संख्या आप देख लीजिए 2 होती है, और जैसे कि ड और एक ड, एक ढ और एक ढ, ये होते हैं आपके, दो होते हैं। ये वाला, ये एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों को यूज किया जाता है वर्णमाला में, इस वजह से इनको द्विगुण कहा जाता है। इनकी संख्या 2 है। अब हम पूरी वर्णमाला हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है जो लास्ट में, कि इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, सब एक साथ में हम देख लेंगे, उसको देखेंगे। जैसे कि हमने शॉर्ट में लिखा था 25 स्पर्श व्यंजन लिखाए हुए थे, उसमें का से पा वर्ग तक था, तो क इसको लिख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक है ये ट्रिक। दा वो, ये हमने आपको बताया। का से कंठ, ता से तालु, मा से मूर्धा, दा से दंत, ओ से ओष्ठ। ठीक है,
ये इस तरीके से आप याद करेंगे, बहुत जल्दी तरीके से याद हो जाएगा। अब इसमें ये का वर्ग में जो भी 5 आते हैं, च वर्ग, इसमें भी 5 आते हैं, ट वर्ग, ठीक है, त वर्ग, प वर्ग। ये आपके 25 स्पर्श व्यंजनों का हो गया। उनसे कोई भी क्वेश्चन आता है कि कहाँ से बोला जाता है, तो ये आप देख के चार्ट याद होगा तो आप तुरंत बता देंगे। अब ये इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि जो क वर्ग है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। अब इसमें जो ये वर्ग हैं, इनका जो पंचम अक्षर होता है 5वें नंबर का, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का होता है, तो इसके भी इसका लास्ट वाला क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ना, इसका होगा मां। जो 5वां अक्षर होता है 5वें नंबर का, ये कहाँ से बोला, ये यहीं से बोले जाते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है। कौन सा शब्द जुड़ जाता है, नासिका। नासिका माने नाक। नासिका क्या मतलब होता है, नाक। यानी कि ये 4 तो कंठ, तालु, मूला, दंत, ओष्ठ से भी बोले जाते हैं, लेकिन जो 5वां अक्षर आपका आ जाता है, इसमें नासिका और ज्यादा। आप बोल के देखिए, आप प्रैक्टिकल कीजिए कि हम माँ, तो आपकी नाक में से हवा निकलती है, आवाज निकलती है, नाक का सहारा लेना पड़ता है, न न न, देखिए, तो इन सब में नासिका जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी, नासिका। नासिका और फिर वही कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। नासिका कंठ, नासिका तालु, नासिका मूर्धा, नासिका दंत, नासिका ओष्ठ। यानी कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, इनके जो वर्ग होते हैं, उसका 5वां जो अक्षर है, उसके बोलने की जो आवाज है कहाँ से निकलती है, नासिका कंठ से, नासिका तालु से, नासिका मूर्धा से, नासिका दंत से, नासिका ओष्ठ से, ठीक है। अब अंतस्थ व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, य, र, ल और व। तो ये सीरीज यही रहेगी इसकी, इसमें कंठ नहीं आएगा, इसमें बस ता यानी कि तालु, यानी कि मां, मूर्धा, और इसमें दंत, और ये जो वा बन गया, बच गया है, इसमें दंत ओष्ठ, व ओष्ठ। ये नोट कर लीजिए, जो सीरीज आपकी यही रहेगी, बस इसमें का को छोड़ देना है। अंतस्थ व्यंजन में ता यानी कि तालु, मां यानी कि मूर्धा, द यानी कि दंत, ठीक है, और इसमें जो लास्ट वाला है वो दंत ओष्ठ। ओष्ठ तो है, लेकिन इसमें दांतों का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि दंत ओष्ठ हो गया। अब इसमें ही इसी के सहारे यानी कि हमारे आ जाएंगे ऊष्म या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे, श, श, श और ह, इस तरीके से। अब यहाँ पर तालु है, तो यहाँ पर भी ये ऐसे ही बोला जाएगा, ये इसको भी तालु से ही बोले। यहाँ मूर्धा है, ये भी मूर्धा से ही बोला जाएगा। ये दंत है, ये भी दंत से ही बोला जाएगा। ये जैसे कि इसमें वा चेंज हुआ था, दंत ओष्ठ हो गया था, यहाँ पर
कंठ ओष्ठ हो जाएगा, सॉरी कंठ हो जाएगा। हाँ, जो ऊपर वाला है यहाँ पर वो नीचे आ जाएगा बस। और आपका अब रह गया है स्वर। स्वरों को कहाँ से बोला जाता है? स्वर यहाँ पर देख लेते हैं। स्वर सेम वही सीरीज चलनी है। द ओ, वही सीरीज, ये सीरीज आप याद कर लेंगे। इस तरीके से आप याद करिए। इसमें का से अ इ ई, और इसमें माँ से ऋषि। दा खाली डैश छोड़ना है आपको। इसमें उ, इस तरीके से आपका स्वरों को भी बांटा गया है, कहाँ पर किस तरीके से बोला जाता है। अब लास्ट में आपके संध्याक्षर। ये लास्ट है आपका ए ओ और अ। कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ और तालु को मिलाकर बोला जाता है। कंठ और तालु को मिलाकर बोला जाता है। ये कंठ ओष्ठ, ओष्ठ। इस तरीके से ये आपको बता दिया गया है। इस ट्रिक से ही आप चलिएगा और इस तरीके से याद करके किस कौन से व्यंजन को और किस स्वर को कहाँ से बोला जाता है, ये सब मैंने आपको समझा दिया गया है। और इसी तरीके से आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। इस तरीके से आपका जो वर्णमाला टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। और आप समझिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिख कर बताइए कहाँ क्या प्रॉब्लम